गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस सेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपने बस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और साथ ही साथ बस आर्किटेक्चर्स के बारे में, फंक्शनल यूनिट्स के बारे में। सो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर से। इन प्रीवियस सेशंस हमने ये भी देखा था कि प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशंस को। ओके, सो सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि जब जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो अगर हम जनरल चीज हटा दें, यहाँ पे अगर मैं जनरल चीज हटा देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बन जाता है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या हम इसको दूसरे टर्म से कह सकते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, दो टर्म से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या 7 सीपीयू जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। या कभी अगर क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि आरटीएल क्या है, तो ऑलरेडी मैंने बताया था रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो मैंने इतनी चीज बताई थी कि जब रजिस्टर से रजिस्टर डेटा ट्रांसफर होता है तो क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मक्स का यूज कर रहे हैं, रजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं, और हम लोग ने इम्प्लीमेंट भी किया था लैब में कि कैसे हम रजिस्टर और साथ ही साथ जब रजिस्टर से डेटा उठ रहा था तो मक्स में जा रहा था, मक्स से डेटा के बाद कहाँ जा रहा था, डिकोडर में, डिकोडर के बाद क्या हो रहा था, वापस से रजिस्टर में जा रहा था। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग हमारा बेसिकली कहलाता है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, अब इसमें चीजें क्या याद रखनी पड़ेंगी आपको। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी होगी कि रजिस्टर कितने टाइप्स में हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हमने बात की थी जब रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की, तो रजिस्टर के मैंने काफी कैटेगरीज बताई थी, जिसमें से हमने एक चीज पढ़ी थी डीआर के बारे में। ठीक है, फिर एक पढ़ा था एआर के बारे में। ठीक है, एक पढ़ा था आईआर के बारे में, एक पढ़ा था हमने पीसी के बारे में। ठीक है, डीआर हो गया, एआर हो गया, आईआर हो गया, पीसी हो गया। ये चार तो कॉमन यूज होते हैं आपके हर जगह पे, जिसे हमने बोलते हैं डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, उसके बाद जो और कॉमन यूज होते हैं वो होते हैं INPR, INPR। ठीक है, और उसके बाद यूज होता है OUPR। ठीक है, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर। ठीक, अब इसके बाद दो एक और यूज होता है, वो होता है हमारा टेम्पोररी रजिस्टर। ठीक है, अब देखो इसका बाय डिफॉल्ट साइज अगर निकालने तो कितना कितना होता है ये देख लो। बहुत सिंपल है याद रखने का कि अगर डेटा की बात होती है तो डेटा की जो बिट कंटेन करेगा वो 16 बिट कंटेन करता है। ठीक है, जो भी डेटा स्टोर होगा वो 16 बिट तक डेटा कंटेन कर सकता है। 16 बिट का मतलब हो गया कि आपका 0 to 15 टोटल 16 बिट कंटेन कर सकता है, यानी कि 0 to 15 आपकी बिट्स डेटा रजिस्टर में होल्ड हो सकती है। ठीक, अब डेटा की बात हो रही है तो इंस्ट्रक्शन भी क्या है, एक तरीके से डेटा ही तो है। यानी कि इंस्ट्रक्शन जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं, अब दे क्या रहे हैं, डेटा ही तो दे रहे हैं, तो इसकी भी बिट क्या होगी, 16 बिट होगी। ठीक है, साथ ही साथ टेम्पोररी रजिस्टर की बात करें तो टेम्पोररी रजिस्टर का मतलब क्या होता है, टेम्पोररी डेटा तो ही तो होल्ड हो रहा है, स्टोर डेटा ही तो कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसकी बिट कितनी होगी, 16 बिट होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है कि कौन सा रजिस्टर डेटा को होल्ड करता है। जो भी डेटा को होल्ड करेगा वो क्या करेगा, कितनी बिट स्टोर करेगा, 16 बिट। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें आईआर की, आईआर तो हो गया, अब बात करें एड्रेस रजिस्टर की,
तो एड्रेस की जब भी बात होती है तो एड्रेस में क्या होगा, आपका कितने बिट कंटेन करेगा, 12 बिट। ठीक है, 12 बिट आपकी कंटेन होगी एड्रेस में। ठीक है, तो एड्रेस में रजिस्टर में 12 बिट कितनी से कितनी हो जाएगी, 0 to 11। ये आपका एड्रेस बिट हो गया। अब एड्रेस बिट में कौन कौन से एड्रेस बिट कंटेन कर सकती है, पहले तो एड्रेस रजिस्टर कंटेन करेगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रोग्राम काउंटर भी आपका क्या करेगा, एड्रेस कंटेन करता है। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर कहता भी यही है कि हम नेक्स्ट एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, यानी कि नेक्स्ट एड्रेस, एड्रेस की बात कर रहा है, जहां पे भी एड्रेस की बात आएगी तो वहां पर कितनी बिट कंटेन करेगा, 12 बिट कंटेन करेगा। और जहां पे भी डेटा की बात आएगी तो वहां पे कितनी बिट कंटेन करेगा, 16 बिट कंटेन करेगा। ठीक, अब दो ऐसे रजिस्टर हैं जो बहुत स्मॉल बिट कंटेन करते हैं। ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल बिट कंटेन करते हैं, वो है हमारे इनपुट रजिस्टर और एक है आउटपुट रजिस्टर। ये दो रजिस्टर आपके बच गए थे। अब यही दो रजिस्टर क्या करते हैं, सबसे कम बिट कंटेन करते हैं। वो कितनी बिट कंटेन करते हैं, 8 बिट, यानी कि 0 to 7 बिट। ठीक है, यानी कि इनपुट रजिस्टर हो चाहे आउटपुट रजिस्टर हो, कितनी बिट कंटेन करता है, 8 बिट। अब मैंने इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्यों किया, रीजन मैं बताता हूँ। देखो, डेटा रजिस्टर का काम क्या है, डेटा को होल्ड रखना। एड्रेस रजिस्टर का क्या है, किसी डेटा के पर्टिकुलर एड्रेस को होल्ड करना। इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, किसी भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसको स्टोर कराना जो हमने दे रखी है, यानी कि किसी तरीके के डेटा को। प्रोग्राम काउंटर का मतलब कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को फैच करना। इनपुट का मतलब जो डेटा या कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आउटपुट का मतलब जो आउटपुट हमें मिल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी आर्किटेक्चर से। फिर उसके बाद बात करें टेम्पररी रजिस्टर, प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में अगर हम कुछ डेटा होल्ड कराना चाहें तो उसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज कर सकते हैं, तो वो है हमारा टेम्पररी रजिस्टर। इसी में ही एक्यूमुलेटर भी आता है। एक्यूमुलेटर का काम क्या है, एक्यूमुलेटर भी क्या करता है, डेटा को स्टोर कराता है। एक्यूमुलेटर भी एक तरीके का, ये मान के चलो, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। क्यों, क्योंकि अगर हमें थोड़ी देर के लिए कोई भी डेटा यूज करना है, स्टोर कराना है, तो हम एक्यूमुलेटर का यूज कर सकते हैं। और इसमें भी कितना बिट होगा, 16 बिट होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एक्यूमुलेटर भी आपका 16 बिट होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके रजिस्टर। अब इसको ऑर्गेनाइज करना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है कि रजिस्टर के डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें, तो यानी कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी करोगे डेटा, कुछ इस टाइप में हो। अगर हमारे पास सपोज दैट एग्जाम्पल है R1 टेंस टू R2 प्लस R3। ठीक है, सो R1 में क्या करना है, डेटा को स्टोर कराना। कौन सा डेटा, R2 का और R3 का। ठीक है, ये दो डेटा आपके स्टोर कराने हैं, वो भी किस में, ऑपरेशन लगा के R1 में। तो एक वर्ड होता है हमारा कंट्रोल वर्ड। ठीक है, CW। CW क्या होता है कि हमारे कंट्रोल सिग्नल्स जितने भी है, चाहे वो रीड राइट कर रहा हो, चाहे मैनेज कर रहा हो प्रोसेस को, वो क्या करता है, पूरा अरेंज करता है, यानी कि एक तरीके का स्टोर करता है वर्ड, कंट्रोल वर्ड। ठीक है, पूरा कंट्रोल सिग्नल्स को स्टोर करना। इसकी फिक्स बिट होती है, कितनी बिट होती है, 14 बिट। ठीक है, 14 बिट आपकी इसकी क्या होती है, फिक्स रहती है। अब 14 बिट कैसे होती है, देखो अभी आपने देखा कि हमने क्या प्रोसेस लिया है, R1 में स्टोर करना है R2 और R3 के डेटा को। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम R2 और R3 को डेटा को ट्रांसफर करेंगे, R2 का डेटा हो चाहे R3 का डेटा हो, यानी रजिस्टर 2 का डेटा ट्रेवल करेगा, रजिस्टर 3 का डेटा ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बस की। ठीक है, बस की जरूरत पड़ेगी। और बस को हमने क्रिएट किया था, अगर ध्यान हो तो मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन किया था एक। ठीक है, तो हमने मक्स यूज कर ली।
दो मक्स यूज हो गई, एक हो गई ए, एक हो गई बी, जिसमें मक्स ए में R2 का डेटा आ जाएगा, मक्स बी में R3 का डेटा आ जाएगा। मक्स ए और बी में जब R2 और R3 का डेटा आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ALU, ठीक है, ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और इसके बाद जैसे ही ALU ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो जिस रजिस्टर में डेटा स्टोर करना है उस रजिस्टर में क्या करेंगे, डेटा स्टोर करा देंगे। यही हमारा कहलाता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी रजिस्टर के प्रोसेस को कैसे मैनेज करें हम। ठीक, दूसरी चीज, सिमिलरली प्रोसेस अगर थोड़ा सा हम मैच करें तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का भी है ये। कैसे? प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन 3 बिट कंटेन करता है, बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट कंटेन करता है। पहला आपका रजिस्टर, ठीक है, दूसरा आपका ALU, तीसरा आपका CU, ठीक है, ये प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन कंटेन करता है। ठीक, सेम इट इज जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो या जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये भी आपके 3 मेजर कंपोनेंट कंटेन करता है। पहला तो वो रजिस्टर हो ही गया, दूसरा आपका ALU और तीसरा आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्यों कंटेन करता है? क्योंकि आपको पता है कि रजिस्टर में डेटा क्या होंगे, स्टोर होंगे स्मॉल बिट डेटा, ALU में क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो इसी के बेसिस पे क्या है, कुछ डायग्राम मैंने बनाए हैं जिसे हमने कहा 7 CPU जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एकेटीव एग्जाम में कि 7 CPU जनरल और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करिए। तो देख लीजिए कैसे होता है, कुछ इस टाइप में होगा। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमने 7 रजिस्टर का यूज किया है। यहाँ पे ये कितने रजिस्टर हैं, 7 है, जिसमें हमने प्रोसेसिंग में के टाइम पर 1 से लेके 7 लिया है। ठीक है, 1 से 7 लिया। यहाँ पे रजिस्टर 0 का काम नहीं है, लेकिन जब इनपुट देंगे अगर R0 को, तो इनपुट तो जाएगा, मक्स के पास भी जाएगा, बस भी कैरी करेगी, लेकिन जो सिलेक्शन डिकोडर है, यानी कि जो सिलेक्शन बिट है डिकोडर की, वो क्या करेगी, रजिस्टर 0 में स्टोर नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर 0 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 आपके 7 रजिस्टर्स हो गए। फिर उसके बाद 2 मल्टी मक्स का यूज किया। मक्स हमारी क्या होती है, मेनी इनपुट्स 1 आउटपुट्स। तो जैसे ही हमने कहा R1, सॉरी, सो R1 की बात की, तो R1 देखो यहाँ पे गया, और जहां पे भी सप्लाई करना है, चाहे वो मक्स A में जाना हो तो मक्स A में दे दिया, अगर उसे मक्स B में दे देना तो मक्स B में दे दिया। ये देखो यहाँ पर ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट लाइन है। ठीक है, तो मक्स A में दे दिया, मक्स B में दे दिया। ऐसे ही R2 की बात करें, मक्स A में दे दिया, मक्स B में दे दिया। R3 की भी बात करें तो मक्स A में दे दिया, मक्स B में दे दिया। R4 की बात करें तो मक्स A में दे दिया, मक्स B में दे दिया। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर का डेटा हमें चाहिए वो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर में दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। अब वो प्रोवाइड कैसे करा रहे, तो उसके लिए मैंने बताया था सिलेक्शन। ठीक है, इधर भी आपके सिलेक्शन बिट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी बिट दोगे, आप कितनी बिट दे सकते हो, 3 ही बिट तो दोगे। ठीक है, तो 3 बिट देने के लिए आप क्या लोगे, 0 0 1, ठीक है, 0 1 0, ठीक है, 1 सॉरी 1 0 0, ठीक है, 0 1 0। तो जब अगर आपने इस बिट को दिया, जैसे सपोज दैट मक्स ए में हमने दिया 1 0 0, तो 1 0 0 यहाँ पे देखो किसका हो सकता है, ये होगा 1 2 4, तो यानी कि ये रजिस्टर 4 का डेटा है, तो ये रजिस्टर 4 का डेटा किस में चला जाएगा, मक्स ए में चला जाएगा। ऐसे ही 0 1 0 हमने दिया बी में, तो बी में 0 1 0 का मतलब क्या हुआ, 2, तो 2 का डेटा किस में चला जाएगा, मक्स बी में। ठीक है, अब क्या करना, इसमें अगर रजिस्टर ए और बी में अगर हमारा एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ALU क्या करेगा, उसे ऐड करेगा। ऐड करने के बाद जो भी डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो यहाँ पर सिलेक्शन बिट देगी, और साथ में वो रजिस्टर जो भी आउटपुट है उस रजिस्टर में क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब मैं इस चीज को आपको PDF में दिखा देता हूँ जो विजिबल होगा आपको।
सो देखो यहाँ पे कह रहा है जनरल रजिस्टर के तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर सेट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, जैसा मैंने बताया था आपको। उसके बाद रजिस्टर सेट में मैंने प्रोग्राम काउंटर की बात की थी, जिसमें प्रोग्राम काउंटर मैंने कहा जब भी पूछा जाएगा तो 12 बिट कंटेन करेगा। एड्रेस रजिस्टर भी देखो 12 बिट कंटेन कर रहा है 0 to 11। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी आपका कंटेन कर रहा है 16 बिट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हमारे डेटा को कंटेन करते हैं। सो इसलिए 0 to 15 हो गया। टेम्पोररी रजिस्टर भी आपका 0 to 15 हो गया, क्योंकि टेम्पोररी रजिस्टर में भी डेटा होल्ड होते हैं। डेटा रजिस्टर में भी 0 to 15 हो गया, और एक्यूमुलेटर में भी डेटा स्टोर करते हैं तो 0 to 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें OUTR और INPR, तो यहाँ पे भी 8 बिट है, तो 0 to 7 हमने कर दिया। ठीक, ये चीज हमने लिस्ट ऑफ रजिस्टर की यहाँ पे लिख रखी है, जनरल रजिस्टर्स की। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स लिखी हुई है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। उसके रजिस्टर के नाम लिखे हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है वो भी मैंने बता दी थी आपको। ठीक है, सो बात कर रहे थे हम इस बस ऑर्गेनाइजेशन की, जो 7 CPU रजिस्टर था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिलेक्शन A हो गया, सिलेक्शन B हो गया, और यहाँ सिलेक्शन D हो गया, और ये 5 बिट की ALU हो गई। ठीक है, इसी को ही हमने कहा था कंट्रोल वर्ड, और कंट्रोल वर्ड में कितने मैंने बिट बताए थे, 14 बिट बताए थे। ठीक है, तो यानी कि ये डेस्टिनेशन की 3 बिट यूज हो रही है, तो 3 बिट ये हो गई आपकी। फिर उसके बाद मल्टीप्लेक्सर में 3 बिट यूज हो रही है, जो कि सिलेक्शन लाइन मैंने बताया था कि 2 की पावर n से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, 0 to 8 करो तो 8 रजिस्टर हैं। ठीक है, तो कितनी सिलेक्शन बिट हो जाएंगी, 3 सिलेक्शन बिट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी 3 सिलेक्शन बिट हो गई। ठीक है, तो 3 की सिलेक्शन बिट हो गई, ये 3 बिट ये, 3 बिट ये, और 3 बिट ये, तो ये हो गए 9। ठीक है, और बाकी के 5 बिट आपकी क्या होती है, ALU होती है। तो इसलिए ये कंट्रोल वर्ड का साइज कितना होता है, 14 बिट का होता है। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कंट्रोल वर्ड की बिट की कितना साइज होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ही अब मैंने एग्जांपल लिया था R1 टेंड्स टू R2 प्लस R3 का। ठीक है, तो सिलेक्शन A में क्या होगा कि हम R2 के बिट को, अगर हम लाइन सेलेक्ट करते हैं, R2 की बिट क्या होगी, 0 1 0। तो जैसे ही R2 का हमने सिलेक्शन बिट दी, तो R2 का डेटा कहाँ पे आ जाएगा, मक्स A में आ जाएगा, इस मल्टीप्लेक्सर पे आ जाएगा। और R3 को हमने दिया 0 1 1, तो 0 1 1 में यानी कि R3 का जो सिलेक्शन बिट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो A के थ्रू हम R2 ले आए और B के थ्रू हम R3 ले आए। ठीक, अब ALU परफॉर्म करना था। ALU में क्या होता है, ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक है क्योंकि एडिशन हो रहा है, अगर लॉजिकल होता एंड और एक्सॉर कुछ भी होता तो हम लॉजिकल परफॉर्म करते। तो अर्थमेटिक है तो उसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, R2 प्लस R3 यहाँ पे परफॉर्म हो गया। यहाँ से आउटपुट आया। आउटपुट आने के बाद अब हमने देखा कि कौन से स्टोर कराना है, R1 में स्टोर कराना है, तो 0 0 1 हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा, और वहां पे डेटा क्या चला गया, R1 में चला गया। ठीक है, तो ये वर्किंग कहलाती है हमारी जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, ए बस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 7 CPU रजिस्टर इन शो इन फिगर, द आउटपुट ऑफ ईच रजिस्टर इज connected to 2 multiplexer to form the 2 buses A and B. The selection line in each multiplexer select one register or the input data for the particular bus. The A and B bus from the input to a common ALU. The operation selected in the ALU determines the arithmetic or logic micro operation that is to be performed. ठीक है, the result of micro operation is arrived to for output data and also goes into the input of all the registers. ठीक है, the register that receive the information from the output bus is selected by a decoder. The decoder activates one of the register load input, providing a transfer path between the data in the output bus and the input of the selected destination registers. ठीक है, आगे बात करें अगर, सो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल मैंने ले रखा था, R1 टेंड्स टू R2 प्लस R3। तो यहाँ पे R2 में मक्स A के थ्रू डेटा गया, R3 में मक्स B के थ्रू गया, ALU ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। डिकोडर में क्या हुआ, डेस्टिनेशन ने डिकोडर सेलेक्ट किया। यानी कि आप इसको एक इस तरीके से भी कॉमन मान सकते हैं, अगर R1 को हमने SELD ले लिया डेस्टिनेशन, ठीक है, R2 को हमने ले लिया SELA,
और यहाँ पे R3 को ले लिया SEL B, यानी कि सिलेक्शन ए में हमने R2 सेलेक्ट कर लिया है, सिलेक्शन बी में हमने R3 सेलेक्ट कर लिया है, इन दोनों का ऑपरेशन ALU ने परफॉर्म किया और उसके बाद डिकोडर ने सिलेक्ट किया R1 को और वहां पे डेटा को क्या कर दिया, पूरा लोड करा दिया। ठीक है, तो R1 में पूरा डेटा हमारा लोड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा टू प्रोवाइड द अरिथमेटिक एडिशन द ट्रांसफर कंटेंट ऑफ द ऑपरेशन इनटू द R। ठीक है, इसके बाद आप एक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक बार और। इतना चीज क्लियर है सभी को, पहले एक बार एक्नॉलेज कर दीजिए, फिर जिससे आगे मैं बताऊं। ओके, थैंक यू बेटा। सो इसके ट्रुथ टेबल पे देख लीजिएगा, ट्रुथ टेबल में मैं दिखा देता हूँ ऑफिस में बना के एक बार। सो सबसे पहले आपको बाइनरी कोड लेना होगा। ठीक है, यानी कि कौन से बाइनरी कोड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो SEL A में हो गया, और क्या हो गया, SEL B हो गया, सिलेक्शन B हो गया, और एक डेस्टिनेशन ले लो आपका SEL D। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने बोला 000 लेते हैं 3 बिट। ठीक है, अब 00 लोगे क्योंकि इसलिए लिया कि 3x8 डिकोडर का हमने यूज किया ना, तो 0 to 7 दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो जब इनपुट दे रहे हो, इनपुट अगर चला गया, सपोज दैट इनपुट हो गया, यहाँ भी इनपुट हो गया, लेकिन जो डेस्टिनेशन है ना वो आपका क्या होगा, नन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इनपुट दिया 001, तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइन कौन सी सिलेक्ट होगी, R1। यहाँ पे सिलेक्शन लाइन कौन सी सिलेक्ट हो सकती है, यहाँ पे भी R1 हो सकता है। कॉमन हमने कॉमन क्या कहे, दोनों बाइनरी कोड दिए, मक्स A में भी दे दिया, मक्स B में भी दे दिया, तो सिलेक्शन कौन सा करेगा, R1। और फिर डेस्टिनेशन में भी अगर हमने एक ही सेम रजिस्टर लिए आए तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, R1। ठीक, ऐसे ही 010 अगर हमने दिया तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा सिलेक्शन, R2। और यहाँ पे भी हो जाएगा R2। फिर उसके बाद 011 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया R3 R3 R3। फिर उसके बाद हमने ले लिया 011 के बाद 100, तो ये हो जाएगा R4 R4 R4। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये 100 हो गया तो 101 हो जाएगा R5 R5 और R5। ठीक, ऐसे ही 110, तो ये हो जाएगा R6 R6 R6। ठीक, और लास्ट बन जाएगा 111, और ये हो जाएगा R7 R7 R7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 CPU रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, या इसे बोल सकते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, या इसे कह सकते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ट्रुथ टेबल। क्लियर है पूरा टॉपिक ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का, कोई दिक्कत तो नहीं।
ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम अपने एड्रेसिंग मोड्स की। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो एड्रेसिंग मोड में पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, मोड की बात हो रही है यानी कि किसी न किसी एड्रेस को सेलेक्ट करके कोई चीज परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कुछ इस टाइप में हो सकता है, पहला हो ऑपरेंड, ऑपकोड। ठीक है, ऑपरेंड और ऑपकोड होता है, बीच में अगर हमें यहाँ पे लगाना हो मोड्स तो ये भी हो सकता है, या इसके बीच में हम इंस्ट्रक्शंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस यूज हो रहा हो, ठीक है, मोड्स हो रहा हो, कोई भी चीज। तो कैसे परफॉर्म करना है, अब क्या चीज परफॉर्म करना है, किसी डेटा पे कोई ऑपरेशन किसके थ्रू, किसी मोड्स के थ्रू, तो वो हमारा कहलाता है एड्रेसिंग मोड। ठीक है, यानी डेटा को कंटेन करके उसके बाद उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो ऑपरेशन कौन सी मोड का है, ये चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें आइडेंटिफाई करने के बेसिकली दो चीजें पूछी जाती है। पहली पूछी जाती है इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है किसी भी एड्रेसिंग मोड्स का बोल दिया जाए, उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने को। अब जब इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने को बोलेगा तो साथ ही साथ ये बोलेगा कंटेंट ऑफ वैल्यू क्या होगी उसकी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो एड्रेसिंग मोड आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं। अब ये कैटेगरीज कितनी तरीके की होती है। ठीक है, तो पहली चीज आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि ऑपरेंड क्या है, ऑपकोड क्या है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ऑपरेंड का मतलब होता है ऑपरेंड, यानी कि किस पे आपका जो ऑपरेशन है परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ऑपरेंड का मतलब हुआ डेटा, लेकिन हम लोग टर्म्स यूज यही करेंगे ऑपरेंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि ऑपरेंड का मतलब होता है डेटा। मोड्स यानी कि कौन से मोड को यूज किया, एड्रेसिंग मोड अभी मैं बताऊंगा कैटेगरीज। ऑपकोड, ऑपकोड का मतलब हो गया ऑपरेशन, यानी कि कौन सा ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कैटेगरीज की कि कितनी कैटेगरी की होती है। तो कैटेगरी देख लो, सबसे पहली कैटेगरी जो नॉर्मली तुरंत ही होती है वो होती है इम्प्लाइड मोड। ठीक है, इम्प्लाइड मोड बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड मोड। ठीक, दूसरी होती है इमीडिएट। ठीक है, तीसरी होती है डायरेक्ट, चौथी होती है इनडायरेक्ट, पांचवी होती है आपकी रजिस्टर, छठी होती है रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है, सातवीं होती है आपकी इंडेक्स, आठवीं होती है ऑटो इंक्रीमेंट, आईएनसी और डीईसी लिख दे रहा हूं। ठीक है, नौवीं होती है आपकी बेस, एंड लास्ट होती है आपकी रिलेटिव। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे कहूंगा, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड जो होता है आपका, वो एक्चुअली एक्सटेंड वर्जन है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं आपके बेस में, साथ ही साथ इंडेक्स में। तो इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यूज करते हैं, जिसे हम लोग ऑफसेट वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव बेसिकली क्या है, एक्सटेंड वर्जन है किसका, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड्स का। ठीक है,
तो ये आपके बेसिकली 10 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जिनका यूज किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट की। इम्प्लिसिट एक ऐसा मोड है जिसमें हमें ऑपरेंड और ऑप कोड दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है, ना कि हमें डेटा मिलेगा ना ही कोई ऑपरेशन मिलेगा। तो इम्प्लिसिट को फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हों और उस इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या होगा, डेटा मिलेगा, साथ ही साथ उसमें क्या होगा, ऑपरेशन कुछ परफॉर्म हो रहा होगा, जैसे कि INCA। सो इस टर्म्स से आप क्या समझ रहे हो, इस टर्म से ये समझ में आ रहा है INC का मतलब हो गया इंक्रीमेंट, A का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूमुलेटर, या हो सकता है यहां पर लिख दिया जाए AC। अगर A लिखा हो तो भी एक्यूमुलेटर, और अगर AC लिखा हो तो भी एक्यूमुलेटर। तो ये क्या कह रहा है, INC का मतलब इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। तो यानी कि इंक्रीमेंट करो एक्यूमुलेटर में, वापस से कहां स्टोर करा दो, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, इस इंस्ट्रक्शन को जब हमने दिया तो ना यहाँ पे कोई ऑपरेंड दिया, ना कोई हमने कोई ऑप कोड दिया, हमने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन पास की। ठीक है, ना हमारे किसी मेमोरी में इंक्रीमेंट लिखा हुआ था, ना किसी मेमोरी में एक्यूमुलेटर लिखा हुआ था, ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, किसी भी मेमोरी का पार्ट नहीं, कोई डेटा स्टोर नहीं करके रखा था हमने। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी गई भाई INC AC है, तो इसका मतलब हमने समझा कि एक्यूमुलेटर में +1 करना है और वापस से कहां स्टोर कराना है, एक्यूमुलेटर में। तो इसे हमने कहा कि ये वन एड्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड मोड। ठीक है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी इसे बोल सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें जीरो एड्रेस भी आ सकता है। ठीक है, जीरो एड्रेस का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपके क्या हो, इंस्ट्रक्शन हो। कैसे, पुश A, फिर उसके बाद ऐड, ठीक, पुश B, फिर उसके बाद पॉप A। ठीक है, तो यानी कि एक एग्जांपल है कि हमने A पुश कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर पुश B कर दिया, फिर पॉप कर दिया, A कर दिया, जो भी हम ले रहे हैं, तो हमने क्या किया, सिर्फ ऑपरेशन ही दिए, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन ही दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लाइड को इम्प्लिसिट कर रहे हैं। ठीक, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसको इम्प्लिसिट कर रहे हैं, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, इम्प्लाइड मोड कहलाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब बात करते हैं इमीडिएट मोड की। तो इमीडिएट मोड क्या करता है, इमीडिएट मोड डायरेक्टली क्या करेगा, कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, किसी मेमोरी में ऑपरेंड के जगह पर क्या होगा, हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। डायरेक्टली क्या करेंगे, हमें मेमोरी में कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट अप होगी और कुछ ऑप कोड लगा होगा, तो वो हमारा कहलाता है इमीडिएट मोड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दो एड्रेसिंग मोड क्लियर है सभी को। मैं इसकी आपको PDF शेयर कर देता हूँ और फिर वहां पे डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ये देखो, so implied addressing mode या implicit mode, operand is specified implicit in the definition of instruction and used for zero address and one address instruction, जिसे one address को हमने क्या क्या, accumulator। ठीक है, तो जैसे क्या INCA accumulator में +1। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, implied addressing mode। अब सपोज दैट यही अगर हमारा होता इमीडिएट, तो इमीडिएट कैसे होता, इमीडिएट होता ऑपरेंड पे क्या हो, डायरेक्टली वैल्यू कौन सी प्रोवाइड करा रहे हो हम, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि ऑप कोड के बाद क्या हो, ऑपरेंड। ऑपरेंड में हो सकता है या तो एड्रेस हो, या तो कोई डेटा हो, या तो कोई वैल्यू हो। तो अगर वैल्यू कोई प्रोवाइड करा दे यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये होता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे कि हमने दिया एड R1 3, तो यहाँ पे 3 वैल्यू हमने दे दी। ठीक है, R1 में क्या करना है, ऑप कोड कौन सा परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का। तो यानी कि जो भी एडिशन परफॉर्म होगा ऑपरेंड की वैल्यू से होगा, डायरेक्टली इसने वैल्यू फैच की और उसे स्टोर करा दिया R1। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है आपका इमीडिएट मोड।
सभी को क्लियर है इतना? दो एड्रेसिंग मोड सभी को क्लियर है, इम्प्लिसिट और इमीडिएट? ओके 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 ओके, थैंक यू बेटा।